हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मैथ पेडागोजी से रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है वैन हिले मॉडल। ये क्या होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे और इससे कितने क्वेश्चन पुट अप हुए हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। अगर पिछले 1-2 साल को हम लोग इग्नोर करें तो पहले जितने भी प्रीवियस ईयर आप उठा के देखेंगे उनमें आपको 1 क्वेश्चन ज़रूर मिल जाएगा वैन हिले मॉडल से। ठीक है, तो मतलब ऐसा हुआ है कि कई बार ये इससे क्वेश्चन पुट अप हुए हैं, तो इसलिए ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप इसको सिर्फ रट के या सिर्फ ऐसे ही इजी होता है या देख के ही आंसर कर देंगे। अगर आपने इसको पढ़ा नहीं है तो आप बिल्कुल आंसर नहीं कर पाएंगे, तो इसमें आपको अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है। तो उसी से रिलेटेड मैं आपको समझाऊंगी कि आप कैसे के क्वेश्चन को टैकल कर पाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मुझे आपसे कुछ कहना है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। वो रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको मेरे वीडियो यूज़फुल लगते हैं, अगर आपको लगता है कि मैं अच्छा पढ़ा रही हूँ या मुझे जो मैंने ये स्टार्ट किया है, जैसा कि आप जानते हैं मेरा भी न्यू चैनल है, मुझे इसे कंटिन्यू करना चाहिए, तो अपना व्यू ज़रूर दें कमेंट में। ठीक है, क्योंकि आपका व्यू मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं ये सब कर किसके लिए रही हूँ, मैं पढ़ा किसके लिए रही हूँ, आपके लिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो इससे अच्छी बात मेरे लिए कुछ नहीं हो सकती। अगर आपको नहीं भी समझ आ रहा तो आप मुझे बताएं, ठीक, क्या नहीं समझ आ रहा है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमारा इसमें जो लेवल्स दिए हुए हैं वैन हिले मॉडल में, इनकी बात हम लोग बाद में करेंगे। पहले बात कर देते हैं कि वैन हिले मॉडल दिया किसने था। तो वैन हिले मॉडल जो है ये डीना वैन हिले और पियरे वैन हिले जो थे, इन्होंने दिया था। ये दोनों नीदरलैंड के थे। 1957 में मॉडल दिया गया था। ठीक है, और ये जो मॉडल है वो किससे रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। तो ये जो मॉडल है ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योमेट्री से रिलेटेड मॉडल इन्होंने दिया था। इन्होंने मतलब ये बताया था कि बच्चे जो हैं वो ज्योमेट्री कैसे सीखते हैं, ये बताया था। तो इसमें जो मेन बात है वो ये है कि इन्होंने 5 लेवल्स दिए, लेकिन जो लेवल्स थे इनके वो स्टार्ट 0 से होते थे। 0, 1, 2, 3, 4। इसका मतलब जो पहला लेवल है वो 0 है और जो लास्ट लेवल है वो 4 है। तो आपको ये याद रखना है कि लेवल्स ऑल टोटल तो 5 हैं, लेकिन जो लास्ट लेवल वो 4 है और जो फर्स्ट लेवल है वो 0 है, क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इनके लेवल्स के जो भी लेवल्स हैं हमारे, विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फॉर्मल डिडक्शन और रिगर, इन सब की हम लोग बात करेंगे। इन्होंने बताया था कि जो बच्चे ज्योमेट्री सीखते हैं वो इन लेवल्स में सीखते हैं, एक सीक्वेंस में सीखते हैं। पहले वो विजुअलाइज करते हैं, फिर एनालिसिस करते हैं, इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर फॉर्मल डिडक्शन और फिर रिगर वाली स्टेज उनमें आती है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये सब क्या है। तो जो हमारा पहला है वो है लेवल 0। ठीक है, अब आपको इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। लेवल 0, इसको विजुअलाइजेशन और हिंदी में मानसिक चित्रण, प्रत्यक्षीकरण या चाक्षुषीकरण, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है देखने से रिलेटेड है ना, कि बच्चा चीज़ों को देखेगा और देख के बताएगा। तो हाँ, ये नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल वही है। इसमें मैं आपको समझा देती हूँ क्योंकि आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जैसे इसमें क्या होगा कि जो बच्चा होगा वो जो भी शेप देखेगा, जो भी ज्योमेट्रिकल शेप देखेगा, वो उसको पूरा होलिस्टिक व्यू में देखेगा। होलिस्टिक व्यू का मतलब होता है कि पूरा जो भी इमेज है, जो भी उसको दिखाई दे रहा है, वो उसको पूरे में देखेगा। मतलब पूरा उसकी जो छवि है वो अपने माइंड में बनाएगा। जैसे कि अगर वो सर्कल देख रहा है, ठीक है, सर्कल आपने उसके सामने रखा, तो वो उसकी जैसे मैम ने जैसा भी उसको सिखाया वही उसके माइंड में आएगा। अगर उसको सिखाया गया है कि जो सन है ना, वो सन का शेप जो होता है वही सर्कल का शेप होता है, उसी को ही सर्कल बोलते हैं, जैसे सन का शेप होता है, तो उसके मन में ये बात आ जाएगी कि हाँ, वो पूरे सर्कल पे ध्यान देगा, उसकी प्रॉपर्टीज पे ध्यान नहीं देगा कि हाँ इसमें क्या क्या होता है, इस पे कुछ नहीं, वो सिर्फ शेप पे ध्यान देगा। ठीक है, और जो चीज़ें उस सन के शेप से मिलती उसको लगेंगी, उनको ही वो सर्कल बोलेगा।
ठीक है। तो उसकी जो माइंड मैपिंग होती है वो इस तरीके की होती है कि वो ये सोचता है कि हाँ कोई चीज़ सर्कल इसलिए है, मैं इसे सर्कल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये सन की तरह है देखने में। ऐसे ही वो अगर कोई डोर देखेगा तो वो डोर इसलिए बोलेगा, डोर देखेगा तो वो रेक्टेंगल इसलिए बोलेगा क्योंकि वो डोर की तरीके दिखने में, क्योंकि उसको बताया गया है कि जो डोर के तरीके जो भी चीज़ें होती हैं उनके शेप में होती हैं उनको हम रेक्टेंगल बोलते हैं या बॉक्स के तरीके। तो इस तरीके से वो ये समझेगा कि कोई भी चीज़ रेक्टेंगल इसलिए है क्योंकि वो डोर की तरह दिखती है। उसका पूरा ध्यान जो है वो पूरे शेप पे जाता है कि हाँ ये पूरा शेप कैसा है, तुरंत मैच कराता है जैसा उसको सिखाया गया होता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है विजुअलाइजेशन। पूरा बेस्ड है बच्चे के देखने पर, इसीलिए से मानसिक चित्रण, प्रत्यक्षीकरण या चाक्षुषीकरण। अब आप देख सकते हैं कि हिंदी में इसके कितने सारे नेम हैं लेकिन इंग्लिश में सिर्फ एक नेम है। तो इसलिए मैं कहती हूँ बाइलिंगुअल होके चलिए कि कभी आपको हिंदी सही लगेगी कभी इंग्लिश सही लगेगी, क्योंकि इंग्लिश में विजुअलाइजेशन ही आएगा तो आपको पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपको दोनों लेके चलना है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारा नेक्स्ट टाइप है, नेक्स्ट लेवल है, जो लेवल 1 है एनालिसिस या विश्लेषण। एनालिसिस या विश्लेषण वो क्या है? इसमें क्या होता है, मैंने देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर प्रॉपर्टीज, मतलब बच्चा अब प्रॉपर्टीज पे ध्यान देने लगेगा। प्रॉपर्टीज पे कैसे ध्यान देने लगेगा? अब बच्चा देखेगा कि जो मैंने जैसे स्क्वायर लिया है, ये स्क्वायर मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो 4 साइड्स हैं वो क्या है, इक्वल है ना, और इसके जो डायगोनल्स हैं ये भी इक्वल हैं, दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये सब। तो ये सब वो कब सीखेगा? जब वो एनालिसिस पे आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि एनालिसिस में बच्चे के अंदर क्या गुण होता है, वो क्या सीखता है। तो वो प्रॉपर्टीज के बारे में, शेप्स की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखता है ना। ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टीज है, रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टीज है, सर्कल की क्या प्रॉपर्टीज है। पर इसमें क्या वो नहीं सीखता है? तो वो ये नहीं सीखता है कि जो भी मतलब ये शेप्स बने इनमें आपस में रिलेशन क्या है। वो ये नहीं कहेगा कि जो स्क्वायर है, जो भी स्क्वायर है उसको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, वो नहीं मानेगा। वो तो यही सोचेगा कि हाँ रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और स्क्वायर में सारी। तो वो ये नहीं कहेगा कि हम इसमें जो स्क्वायर है इसको भी हम रेक्टेंगल बोल सकते हैं। जबकि हम लोग अगर देखें तो स्क्वायर में भी देखिए, मान लीजिए चारों साइड ही अगर बराबर हैं फिर भी तो आमने सामने की साइड, अपोजिट साइड इक्वल है, तो क्या हम इन्हें इससे रेक्टेंगल नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते। लेकिन बच्चा अभी ये बात नहीं समझेगा, वो सिर्फ इंडिविजुअल प्रॉपर्टी देखेगा, उसमें रिलेशन नहीं बता पाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट लेवल पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट लेवल है वो है इनफॉर्मल डिडक्शन। इनफॉर्मल डिडक्शन, ठीक है, अनौपचारिक निगमन। ये क्या है? ये हमारा लेवल 2 है। आपको याद रखना, पहले तो आपको ये सब चीज़ें याद रखनी लेनी है कि कौन से लेवल में क्या आता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगा बच्चा, जो है, जो मैंने बताया था कि वो अपने जो विश्लेषण स्तर, एनालिसिस लेवल जो है उसमें वो नहीं सीख पा रहा था कि रिलेशन क्या होगा। वो अब शेप्स में रिलेशन करना इस लेवल में स्टार्ट कर देगा। वो बता पाएगा कि हाँ जो भी हमारे स्क्वायर होते हैं उनको हम रेक्टेंगल भी बोल सकते हैं, बट रेक्टेंगल को हम लोग, सभी रेक्टेंगल को हम लोग स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। वो अब जो है वो प्रॉपर्टीज रटने या इंडिविजुअल देखने के स्थान पे वो क्या करने लगेगा, रिलेशन दोनों में देखने लगेगा, है ना। चलिए ये हमारा हो गया। आगे हम लोग आते हैं लेवल 3। जो हमारा है वो लेवल 3 है फॉर्मल डिडक्शन या फिर औपचारिक निगमन। इसमें क्या होता है, देखिए बच्चे शेप्स के बारे में सबको समझ गए, उनमें रिलेशन करना सीख गए। अब क्या करेंगे बच्चे, जो भी मैथमेटिकल जो भी थ्योरम्स होती हैं शेप्स को लेके, कोई भी हम लोग शेप ले ले तो उसको लेके जो भी थ्योरम होती हैं वो सब इसके अंतर्गत आ जाती हैं। थ्योरम या जो भी रूल्स बनाए गए हैं, है ना, वो सब किसके अंदर आ जाती हैं? सिंपल प्रूफ्स जो भी हैं वो सब आ जाती हैं औपचारिक निगमन में, है ना। बच्चा अब जो भी सीखेगा, वो जो भी प्रॉपर्टीज सीखेगा या जो भी चीज़ें सीखेगा उनको अप्लाई करना इसमें सीखता है ना। इसमें जो भी थ्योरम्स, एक्सियम्स बताई गई हैं उनको पढ़ेगा। ठीक है, तो ये इसके अंदर आ जाता है। आगे हम लोग बात करें रिगर।
रिगर या दृढ़ता, ये तो बहुत ऊपर वाला लेवल हो जाता है। आप जानते हैं यहाँ पर ये इसलिए ऊपर वाला लेवल हो जाता है क्योंकि इसमें बहुत कम लोग पहुँच पाते हैं, ठीक है। इसमें बच्चा जो है बिल्कुल मैथमेटिशियन की तरीके से सोचने लगता है और उसके अंदर डिडक्टिव थिंकिंग, मतलब वो खुद ही रूल्स बनाने लगता है, वो खुद ही समझ जाता है कि हाँ मतलब कैसे जो शेप्स हैं उनमें क्या क्या रूल्स होते हैं, उनको कैसे हम बना सकते हैं, है ना। ये सब इसका रिगर के अंतर्गत आ जाता है। बिल्कुल उसको कैसे जनरलाइज किया जाता है, जो भी रूल्स होते हैं वो किस लिए बने, उनको कैसे हम जनरलाइज करें अपने डेली लाइफ में, ये सब रिगर के अंतर्गत आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन आपसे कहाँ तक पुटअप होंगे, किस लेवल तक पुटअप होंगे। तो देखिए, जो प्राइमरी स्टेज का बच्चा होता है वो किस में आएगा, विजुअलाइजेशन में आएगा। फिर अगर बहुत आगे बढ़ गया तो एनालिसिस में, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अगर आप जूनियर का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा हो गया तो अनौपचारिक निगमन, ठीक है। इससे ज़्यादा कभी भी क्वेश्चन पुटअप नहीं हुए, ना मतलब पूछे जाएंगे, क्योंकि आपसे बड़े बच्चों का नहीं, आपसे जो एग्ज़ाम हो रहा है वो छोटे बच्चों का हो रहा है। अगर मेरी मानिए तो सिर्फ 2 लेवल से क्वेश्चन आते हैं, वो विजुअलाइजेशन और एनालिसिस, क्योंकि बच्चा प्राइमरी और जूनियर लेवल तक सिर्फ इतना ही सीख पाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, जो भी क्वेश्चन है इससे पूछे गए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि ज्यामितीय समझ, मतलब ज्योमेट्रिकल अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है, मतलब कौन सा जो सीक्वेंस है वो सही है, आपको बताना है। मैंने हिंदी में लिखा हुआ, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, पेपर आपका इंग्लिश में भी आता है। मेरे पास जो मैटर था वो हिंदी में ही है, तो मैंने इसलिए हिंदी में इसको लिखा हुआ, पर मैं इंग्लिश में समझाती चलूँगी। जैसे आपका मानसिक चित्रण, विजुअलाइजेशन हो गया, फिर आपका आएगा फॉर्मल डिडक्शन, फिर आपका एनालिसिस, फिर इनफॉर्मल डिडक्शन। आप खुद समझिए, आप चारों ऑप्शन देखिए कौन सा आपको सही लग रहा है। तो देखिए ये जो इसका कौन सा ऑप्शन सही है आप खुद समझिए। तो इसका जो बी ऑप्शन है देखिए वो सही है कि विजुअलाइजेशन फिर एनालिसिस होता है, फिर क्या होता है अनौपचारिक निगमन मतलब फॉर्मल डिडक्शन, और फिर इनफॉर्मल डिडक्शन, मतलब पहले विजुअलाइजेशन, एनालिसिस, इनफॉर्मल डिडक्शन, फिर फॉर्मल डिडक्शन। तो इसलिए हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, मैंने ईयर इधर लिखा नहीं है, पर आप प्रीवियस ईयर देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आज लिए हैं वो सब आए हुए क्वेश्चन है, मैंने खुद से बनाए नहीं हैं, ठीक है। देखिए लिखा है वैन हिले के ज्यामितीय स्तर मतलब ज्योमेट्रिकल लेवल्स के अनुसार विद्यार्थी आकृतियों को दिखावट के अनुसार वर्णित और वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जो विद्यार्थी वो उनके देखने के अनुसार कि देखने में वो चीज़ कैसी लग रही है, वो शेप्स कैसे लग रहे हैं, उनके अनुसार उनको क्या कैटेगराइज कर सकते हैं, है ना। तो बताइए कि वो किस लेवल पे हैं, विश्लेषण एनालिसिस पे हैं, या इनफॉर्मल डिडक्शन, या फॉर्मल डिडक्शन, या विजुअलाइजेशन। तो देखिए देखने के आधार पे पहले ही कहा जा रहा है दिखावट के अनुसार, तो आपको क्या करना है, दिखावट के अनुसार है ना, तो इसका मतलब ये विजुअलाइजेशन है ना। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत। देखिए ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, अलग अलग ईयर आए हुए हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कितना सिमिलैरिटी है इनमें, है ना, वैन हिले के मॉडल में। तो इसलिए आपको बिल्कुल समझ के चलना है कि देखिए फिर से वही दिखावट के आधार पे मैंने आपसे बोला है कि विजुअलाइजेशन और एनालिसिस के आगे आता ही नहीं है, ठीक है। ये ऐसा मेरा मानना है, पर आप देखेंगे तो आपकी भी यही थिंकिंग डेवलप होगी कि उनकी दिखावट के आधार, फिर दिखावट के आधार पर आपको कुछ भी सोचना नहीं है, आपको सीधे विजुअलाइजेशन कर देना है दिखावट के आधार पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कक्षा 3 का बच्चा भुजाओं के आधार पर बहुभुजों को वर्गीकृत करता है वैन हिले के ज्यामितीय विचार के अनुसार डैश स्तर पर है। देखिए भुजाओं के आधार पे है ना, कि देखिए भुजाओं के आधार पे सिर्फ कर रहा है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज है उनको नहीं बता रहा है, सिर्फ भुजाओं के आधार पे, मतलब कि उसने देख लिया कि ये सर्कल है, ये स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है। तो देखिए कहीं ना कहीं वो देखने पे ही बेस्ड है ना, भुजाओं के आधार पे कोई अलग प्रॉपर्टी नहीं बता रहा है वो। तो इसलिए ये विश्लेषण ना होके ये चाक्षुषीकरण या विजुअलाइजेशन हो जाता है,
ठीक है, जो भी मैं आंसर बताऊंगी वो जो भी CBSE द्वारा दिए गए आंसर है, जो कि सीटेट ऑर्गेनाइज कराती है, वही आंसर है ये। ठीक है, मैं अपने मन से बना के नहीं बता रही हूँ, मेरे आंसर बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि CBSE ने जो इसका आंसर दिया हुआ है वो विजुअलाइजेशन ही दिया है, वो भी इस तर्क पे दिया हुआ है क्योंकि भुजाओं के आधार पर सिर्फ कर रहा है और कोई प्रॉपर्टी नहीं कर रहा है, वो प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है, वो सिर्फ देख के बता रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विजुअलाइजेशन। आपको समझ के चलना है क्योंकि जरा से मिस्टेक, सिली मिस्टेक से आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, आपके मार्क्स जा सकते हैं। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी पुट अप हुआ है। ये क्वेश्चन क्या है कि विद्यार्थियों से ऊर्ध्वाधर मतलब हॉरिजॉन्टल जो भी सम्मुख कोणों, मतलब आमने सामने के जो भी कोण होते हैं, जैसे ये मैं बात करूं, है ना, इसमें संबंध स्थापित करने के लिए कहा जाता है। और वे कई आकृतियां खींचते हैं, कोणों को मापते हैं और देखते हैं कि उधर सम्मुख कोण समान है, मतलब आमने सामने कोण समान है, तो वेन हिले के अनुसार विद्यार्थी कौन से स्तर पर है। देखिए जो है क्या करते हैं वो लोग, आमने सामने वो लोग देखते हैं कि हाँ देखिए उन्होंने शेप बनाए कि हाँ आमने सामने के जो एंगल्स हैं वो क्या हैं, इक्वल है, तो वो कौन सा आ जाएगा, एनालिसिस आएगा या फिर फॉर्मल डिडक्शन या इनफॉर्मल डिडक्शन या चाक्षुषीकरण। देखिए यहाँ पर चाक्षुषीकरण वाला ऑप्शन तो पहले ही रॉन्ग हो जाता है क्योंकि यहाँ बच्चे देख नहीं रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना। अब देखिए एनालिसिस अगर हम लोग देखें तो एनालिसिस में क्या है, मैंने बताया था कि बच्चे प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग, मैंने बताया था ना, तो इसमें भी देखिए बच्चे प्रॉपर्टीज देख रहे हैं कि देखिए दोनों जो एंगल है वो इक्वल है, प्रॉपर्टी बता रहे हैं ना, तो यहाँ पर भी एनालिसिस ही होगा और जो आयोग है उसने भी इसका आंसर एनालिसिस ही दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर और कोई क्यों नहीं होगा, आप ये सोच रहे होगा कि यहाँ रिलेशन, लेकिन देखिए रिलेशन कोणों के मध्य बता रहे हैं। मैंने आपसे बताया था रिलेशन बिटवीन शेप्स, अलग अलग शेप्स में नहीं बता रहे हैं ना, एक ही शेप में जो अलग अलग कोण है उनके मध्य बता रहे हैं, जो अलग अलग एंगल हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है इनफॉर्मल डिडक्शन नहीं होगा और फॉर्मल तो हो ही नहीं सकता, उसमें थ्योरम्स वगैरह होती हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो गया वो हो गया हमारा विश्लेषण या एनालिसिस। तो आई होप आपको वैन हिले मॉडल क्लियर हो गया होगा कि वैन हिले मॉडल क्या है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन मेरे वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना अगर आपको पसंद आया है, अगर आप में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है और आपको लगता है कि मुझे अपनी क्लासेस कंटिन्यू करनी चाहिए, मैं ठीक पढ़ा रही हूँ, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।